इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सभी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आरती और मैं हूं रजनीश। जी हाँ, बिल्कुल एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम, जिसमें होंगी ढेर सारी बातें किसानी खेती से जुड़ी हुई, साथ ही साथ आपकी बात आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, हमारे किसान मित्र की बात आप तक पहुंचाएंगे और कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे कार्यक्रम किसान की बात में जो आपके लिए, हमारे किसान मित्रों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने आरती। और देखिए, जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से हमारी जो है कहते हैं ना साग सब्जियां, ये सारी चीज़ें बदलती हैं। और मौसम के अनुसार, जैसे अभी सर्दियां थी तो हमने खूब साग, बथुआ, मेथी ये सब खाया, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियां आएंगी तो जो हमारी साग सब्जियां हैं वो भी बदलेंगी। और ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो हमारे समसामयिक विषय हैं कि किस तरह से कौन सी खेती हो रही है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो यही विषय लेकर हम किसान की बात में आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब प्लेट बदलती है तो प्लेट के साथ साथ हमारे जो खेत हैं उसमें बोने वाली सब्जियां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बदलने लग जाती है। तो इसीलिए आज हम वो सब्जी लेकर आए हैं जो बिल्कुल इस वक्त जो बिल्कुल बिजाई के लिए कहीं ना कहीं तैयार है। तो आज हम लेकर आए हैं विषय भिंडी की उन्नत किस्में और साथ ही साथ उसकी बिजाई, उसकी देखरेख, हर तरह से जो भी भिंडी में कार्य किए जा सकते हैं खेती में, वो सारी बातें आज होंगी। और आज हमारे साथ है डॉक्टर रमेश कुमार यादव जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब तैयार हैं कि हम उनसे ढेर सारे सवाल जो हैं भिंडी से जुड़े हुए पूछें, ताकि हमारी जो जितनी भी जिज्ञासा है, और साथ ही साथ हम जानते हैं हमारे किसान मित्रों को किन किन कठिनाइयों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है जब खेती कर रहे होते हैं, तो ऐसे में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कोशिश करेंगे उन सभी के जवाब तलाशने की। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब भिंडी की बात होती है तो कई लोगों की तो ये फेवरेट होती है, लेकिन कई लोग इसको नापसंद करते हैं। लेकिन जो नापसंद करते हैं वो भी इसे पसंद करें, तो इसके एक बार जो गुण है या इसकी इम्पोर्टेंट है वो आप जरूर बताएं। हाँ, देखिए, भिंडी को हम देखे हैं समान तौर से बच्चों से बूढ़ों से सभी लोग इसको पसंद करते हैं। ये बहुत लोकप्रिय सब्जी है, पूरे देश भर में इसको खेती की जाती है और बड़े इसका किसान बड़े व्यापक तरीके से उत्पादन करते हैं। और बीज इसका जो है किसानों को काफ़ी मात्रा में मिल रहा है। और हमारे देश में प्राइवेट सीड कंपनियां हैं जो हैं वो भी इसका काफ़ी व्यापक तरीके से इसका प्रोडक्शन कर रही हैं सीड को और किसानों तक पहुँचा रही हैं। और साथ साथ में जो गवर्नमेंट के और जो हमारे अनुसंधान संस्थान हैं ये भी अपने उसी कार्यों में लगे हुए हैं, तमाम प्रजातियों को विकसित कर रहे हैं ताकि किसानों को मिले, क्योंकि इसकी संख्या किसानों की काफ़ी भिंडी में बढ़ जा रही है। पिछले 5-10 सालों से हमने देखा है कि किसान काफ़ी मात्रा में इसकी तरफ आ गए हैं। और उनको, क्योंकि ये फसल कई बार लगाई जाती है साल में और कहीं ना कहीं हमारे देश में लगती रहती है, तो किसानों को इसमें हमेशा मुनाफा होता रहता है। तो इसमें किसानों को फायदा है ही। हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि उनको जो हमारे आजकल जीवन में देखते हैं रेशे की मात्रा कम हो रही है खाने में, तो इसीलिए जो इस समय है, आपने कहा था कि जाड़े में तमाम चीज़ें रहती हैं, रेशे का स्रोत होती हैं जो साग सब्जियां हैं, लेकिन जो गर्मी के मौसम में है सब्जियां हैं उसमें रेशे वाली सब्जियां कम हो जाती हैं। तो इसमें भिंडी एक प्रमुख सब्जी है जो रेशे का प्रमुख स्रोत है, जो हमारे पेट को सही रखती है। अगर हम कह दें आपको कि 1-2-4 कच्ची भिंडी सुबह खा ली, अगर पेट खा लिया जाए तो आपको पेट को साफ रखती है, पेट को आप इंडाइजेशन जो कहते हैं, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, ये सब नहीं होती हैं। इसके अलावा जो भिंडी है एक प्रमुख स्रोत है जैसे आयोडीन। आयोडीन जो बहुत सी सब्जियों में नहीं पाया जाता है, इसीलिए देखेंगे आप नमक में आयोडीन मिला के हमारे देश में लोगों को दिया जाता है ताकि इससे घेंघा रोग ना हो लोगों को। तो आयोडीन का एक प्रमुख सोर्स हमें भिंडी ही मिलती है जो सब्जियों में एक प्रमुख रूप से उगाई जाती है। इस तरीके से भिंडी जो है कई चीज़ों का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा आजकल जो नई भिंडियाँ आ गई हैं, जो रंगीन भिंडियाँ हो गई हैं, लाल भिंडी भी बड़ा सुना है डॉक्टर साहब। जी, इसी की तरफ में आ रहा था कि लाल भिंडी जो है ये भी किसानों के लिए उपलब्ध हो गई है। तो किसान पिछले 2 सालों में मैंने देखा है कि काफ़ी मात्रा में इसको लगा रहे हैं और काफ़ी मुनाफा हमारे इसमें देखेंगे कि आपकी 3 से 4 गुना ज़्यादा दाम उनको मिलता है सामान्य भिंडी की तुलना में। क्योंकि ये हाइट मतलब जो शहर में है लोग हैं उनके लिए बहुत है, जो आपको न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों के बारे में जागरूक लोग हैं वो लोग इसको प्रिय करते हैं। इसमें मॉल्स में किसान इसको बेचते हैं, पहुँचाते हैं, जो बहुत सारे हमारे देश में शहरी क्षेत्रों में है। तो वहाँ पर इसका अच्छे उपभोक्ता इसको मिलते हैं, मांग इसकी रहती है, तो किसान इनको शहरी क्षेत्र के किसान इसको
लगा सकते हैं और अपना ज़्यादा मुनाफा कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसमें जो एंथोसायनिन नाम का तत्व होता है, जिस एंटी कैंसरस बोलते हैं, जिससे हमारे शरीर में कैंसर के प्रति जो रोधक क्षमता है हमारी बढ़ती है उससे। जी। डॉक्टर साहब, जब लाल भिंडी की बात चली है तो ऐसे में एक मन में ये भी सवाल उठता है कि ये नेचुरल होती है या इसमें कुछ ऐसा मिश्रण किया जाता है जो इसके कलर में, ये जो रंग में इतना बदलाव देखा जाता है? नहीं, ये नेचुरल तरीके से बनाई गई भिंडी है। ये पहले भी उपलब्ध थी, लेकिन उसका क्योंकि इसमें विकसित कोई प्रजातियां नहीं की गई थी, तो अब हम लोगों ने उसकी प्रजातियां विकसित कर दी हैं, जिससे सीड उत्पादन इसका शुरू हो गया है और सीड चेन में आ गई है, तो किसानों को बीज प्राप्त होने लगा है। तो और उपभोक्ता भी इसके प्रति काफी, जो स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हुए हैं, तो मांग भी ऐसी चीजों की बढ़ी है, इसीलिए किसान इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हुए हैं और इसको मुनाफा कमाने के लिए लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब अगर भिंडी की बात करें तो भिंडी में इस वक्त खेतों में जो बिजाई का समय चल रहा है, तो खेतों की क्या कुछ तैयारी हमारे किसान मित्रों को करनी है या वो क्या कुछ करे अभी इस वक्त? देखिए, इसमें तापमान काफी ठीक हो गया है। भिंडी की खेती जब औसत तापमान जो 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता तो नहीं की जाती है, क्योंकि जमाव की समस्या आती है इसमें भिंडी के बीजों को। तो इसमें हम देखते हैं आजकल 14-15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान और 24-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान हो गया, तो तापमान काफी अनुकूल हो गया है भिंडी के खेती के लिए। तो किसान जो समान तरह से अन्य सब्जियों की खेती जैसे जिस भिंडी में करते हैं, बलुई दोमट मिट्टी होती है जो थोड़ा भुरभुरी होनी चाहिए, ऐसी मिट्टियों में सब्जियों की खेती की जाती है। तो भिंडी की भी उसी खेती करेंगे ऐसी मिट्टियों में, और खेत को अच्छे से समतल कर लेंगे। और इस मौसम में चाहे तो ऊंची नालियों पे लगा सकते हैं, चाहे समतल भी लगा सकते हैं। नहीं तो क्योंकि बारिश के मौसम में जहाँ बारिश होती है वहां पर हम किसानों को कहते हैं कि ऊंची मेड़ों पर ही इसको लगाया जाए, क्योंकि जल भराव से कभी कभी नुकसान हो जाता है किसानों को, छोटे पौधे रहते हैं जब, उस समय विशेषकर। लेकिन इस मौसम में चाहे दोनों विधियों से किसान लगा सकते हैं। कुछ किसान मल्चिंग भी कर सकते हैं। जो इन चीजों से खेत को पहले समतल कर लें, और खेत की तैयारी के लिए किसान क्या करें, जैसे 15 से 20 दिन पहले उसमें 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला ले, और उसमें अगर उनको उपलब्ध है आसपास तो ट्राइकोडर्मा भी 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें मिला सकते हैं। उससे भी काफी जो हमारे फंगस वाले रोग हैं, उनमें कवक वाले रोग हैं, उससे किसानों को समस्याएं नहीं आती हैं। तो किसान इन बातों को ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता अगर है, क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है, तो अगर खेत की जांच किसानों ने करा लिया है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो वो किसान जो अपने खेत में क्या कर सकते हैं कि 100 किलो नाइट्रोजन, करीब 50 से 60 किलो फास्फोरस और 60 से 70 किलोग्राम पोटास की मात्रा को भी अपने प्रति हेक्टेयर की दर से डाल सकते हैं। और इसमें हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो करीब 1/3 मात्रा शुरू में डाली जाती है, जब अंतिम जुताई होती है, उसमें खेत तैयार करते हैं, उस समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा उसमें बुआई से पहले ही डाल देते हैं। और जांच के अनुसार अगर खेत में किसी सूक्ष्म तत्व की कमी आती है तो उसको भी किसान अपने उपयोग करें, जिससे कि भिंडी की गुणवत्ता अच्छी होगी और उसका रंग अच्छा रहेगा, और जो हमारे भिंडी के फल बनेंगे वो काफी दिन तक हरे और मतलब अच्छे रहेंगे, जिसमें खराबी नहीं आएगी, उसकी लाइफ बढ़ती है। डॉक्टर साहब, आपने जो भी अभी सूक्ष्म तत्व बताई है, फास्फोरस, नाइट्रोजन बताया, इसको खेत में डालने के लगभग कितने समय के बाद हमारे किसान मित्रों को बिजाई के लिए चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये तो अंतिम जब जुताई करते हैं उसमें 3-4 दिन पहले की जाती है, तैयार कर रहे होते हैं, उसी समय इसको मिला दिया जाता है। अच्छा। गोबर की खाद खाली 15 से 20 दिन पहले लगाई जाती है, जिससे मिल जाए और उसका कोई उसमें बुरा प्रभाव उसमें ना आए, तो पहले लगाई जाती है। बाकी खादों को खेत के साथ भी, कुछ खाद तो आपको नाइट्रोजन जैसे यूरिया के बाद में भी देना पड़ेगा, तो बुआई के बाद उसमें जब निराई गुड़ाई कर लेते हैं किसान, उसमें इन खादों का जो 2/3 मात्रा बची 1-1 महीने के अंतराल पर डालते रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हुई खेत की तैयारी, जब आपने बताया कि किस तरह से हमें खेत तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद आती है कि कौन सी किस्में लगाएं जिससे कि उत्पादन अच्छा हो। कहते हैं जब बीज अच्छा होता है तो उत्पादन भी अच्छा होता है, तो इसमें जो चयन किस तरह से किसान करें और कौन कौन सी किस्में किस क्षेत्र में लगानी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, किस्मों की बात करेंगे तो जैसे उत्तर भारत के जो किसान हैं, इस मौसम में क्या होता है कि बीमारियां जो नहीं आती हैं, जैसे इसमें एक पीत स्थिरा मोजैक विषाणु रोग आता है, वो बारिश के मौसम में आता है, जहाँ पर बारिश हो जाती है जब, तो उसमें सफ़ेद मक्खी से फैलता है। तो सफ़ेद मक्खी इसमें नहीं होती है, बारिश नहीं होता है, तो इसमें बीमारी नहीं आती है। मुख्यतः इसमें कीड़ों की समस्या ज़्यादा रहती है इस मौसम में। तो किसान ऐसी प्रजातियों का कोशिश करें कि जो रोगों के प्रतिरोधी हों, कीड़ों के प्रति सहनशील हों और गुणवत्ता उनकी अच्छी हो। एक होता है कि मार्केट में जब किसान जाता है तो हरे रंग की भिंडी, उसमें दाने नहीं दिखने चाहिए, उसकी नसें बहुत ज़्यादा नहीं उभरी होनी चाहिए, तो इन चीज़ों को किसान पसंद करता है और उपभोक्ता ही पसंद करता है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी अभी हाल ही में
एक प्रजाति विकसित की है जिसका पूसा भिंडी 5 है इसका नाम। ये प्रजाति काफी देश में लगाई जा रही है बहुत व्यापक तरीके से, और राष्ट्रीय बीज निगम जो हमारा बीज उत्पादन करता है हमारे देश में, ये भी इसका काफी मात्रा में इसका बीज उत्पादन भी करता है और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता करा रहा है देश के। इसके अलावा हमारा संस्थान है वो करता है, और भी जो NHRDF है ये भी करता है, और कई भी हमारे जो और संस्थान हैं जैसे केंद्र सरकार के जहाँ भी वो करते हैं, और कई विश्वविद्यालय भी इसका बीज ले गए हैं और उन लोगों ने भी इसका उत्पादन करना शुरू किया। तो इन जगहों से इस भिंडी का बीज मिल जाएगा। इसके अलावा हमने एक हाइब्रिड विकसित किया है, पूसा ओकरा हाइब्रिड 1 करके। तो हाइब्रिड 1 भी किसानों के लिए उपलब्ध है, उसका भी बीज प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने बताया तीसरा जो लाल भिंडी की बात कर रहे थे हम, इसमें भी हम लोगों ने मांग को देखते हुए और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक किस्म विकसित की हुई है, इसका नाम है पूसा लाल भिंडी 1। तो ये हमारे एक संस्थान से भी विकसित की गई है जस्ट इसे पिछले साल ही। इसका भी बीज किसान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इस मौसम में बहुत अच्छी आएगी और इसको लगा करके उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्वी क्षेत्र के किसान हैं, जैसे हमारा एक संस्थान है वाराणसी में, वहाँ से काशी प्रगति है जो हरे रंग की भिंडी है, इस तरीके से लाल भिंडी में काशी लालिमा उन्होंने भी विकसित की हुई है। और दक्षिण भारत में जैसे अर्का अनामिका है जो बेंगलोर कर्नाटका क्षेत्र के किसान हैं वो लगाएंगे। परभनी क्रांति लगाई जाती है जो महाराष्ट्र वगैरह में। और ये सावनी भी होती है कोई? हाँ, पूसा सावनी एक हमारी काफी पुरानी प्रजाति है और बहुत व्यापक तरीके से पहले लगाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें विषाणु रोग की समस्या आई और उसका रंग थोड़ा उतना गाढ़ा नहीं होने से धीरे धीरे इसकी मांग कम हो गई, लेकिन इसका उत्पादन अच्छा होता है। अभी भी जब वायरस की जब समस्या नहीं होती है, जैसे विषाणु रोग की जब समस्या नहीं होती उस समय आती है, इसको लगा सकते हैं किसान। बस इसका रंग थोड़ा सा उतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो मार्केट में आज का इसका दाम थोड़ा कम मिलता है, लेकिन अच्छी प्रजाति है, बहुत अच्छे से व्यापक तरीके से किसान लगाते थे पहले। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई किसान मित्र सोच रहे हैं कि उन्हें लाल भिंडी के बीज लगाने हैं, बोने हैं, तो ऐसे में क्या इनकी साधारण भिंडी जो है और साथ में लाल भिंडी, इसकी पूरी तरह से जो खेती है इसमें कोई अंतर है या साधारण तरीके से ही इसकी खेती? ये सामान जैसे भिंडी लगाई जाती है जो लगाते आ रहे हैं किसान, हरी भिंडी इसको बोल रहे हैं, उसी तरीके से इसको भी करना है। हाँ, इसमें कोई अलग से खेती के तरीके में कोई बदलाव नहीं करना है। जो किसान जिस तरीके से वो भिंडी लगाई जाती है उसी तरीके से लगाई जाती है। सिर्फ यही है कि इसका रंग लाल रंग का है, इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा है, तो किसान को इसको प्रीमियम प्राइस पे बेचना है। मॉल में कोशिश करना है बेचना, लोगों को बताना है कि इसमें आप खाने से इसमें एंटी कैंसरस है, जैसे कैंसर प्रतिरोधी इसमें क्षमता है, तो आप इसको खाइए, इसका तो दाम इस तरह से इसको मिलेगा। तो इसकी लागत में भी क्या अंतर होता है? थोड़ा लागत में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मैंने बताया कि सामान उसी तरीके से होगा, लेकिन उस भिंडी से थोड़ा सा उत्पादन इसका कम रहता है। अच्छा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा उत्पादन में इसमें कम रहता है जो हरी भिंडियों और हाइब्रिड की तुलना में, तो इतना ही है। लेकिन इसका दाम 3 से 4 गुना ज्यादा तक किसान पाते हैं। जी हाँ, 2-3 साल पहले किसान ने करीब 200 रुपए किलो इसको बेचा है भोपाल के आसपास में किसानों ने, तो इन्होंने मॉल्स में बेचा इसको, वहाँ उनको करीब 200 रुपए किलो तक बेच लिया उन्होंने। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफी किसानों को लाभप्रद है और किसान इसके प्रति काफी आकर्षित भी हो रहे हैं। जी, और डॉक्टर साहब, अगर ये बिजाई करने का समय है तो मौसम लगभग कितने समय तक ये ठीक रहेगा कि हमारे किसान मित्रों को बिजाई कर लेनी चाहिए? देखिए, एकदम उपयुक्त समय हो गया है, मैं कहूँगा कि बिजाई कर लें। और किसान भाइयों को मैं भी सलाह देता रहता हूँ कि एक ही बार में पूरे क्षेत्र में न लगाएं। जैसे उनके पास 2 या 3 एकड़ अगर जमीन है तो 1 एकड़ में अभी लगा लें, फिर 15 से 20 दिन के बाद दूसरा लगाएं, फिर ऐसे ही 15 से 20 दिन के बाद इस तरह के 3 तक, मई के पहले तक इसको बीज को लगा सकते हैं। ये अप्रैल में इसको अपना लगा लेंगे, जिससे उनको क्या होगा कि एक फसल खत्म होगी तो दूसरी चलेगी। और जो लास्ट वाली जो मैंने कहा अप्रैल के महीने में लगाएंगे, वो जून जुलाई के महीने में जब भिंडी खत्म हो जाती है पहली वाली और दाम ज्यादा रहता है, बाजार में भिंडी नहीं रहती है, उसमें उनको ज्यादा मुनाफा मिल जाता है। तो डॉक्टर साहब देखिए, ये तो अब बीज लगा दिया, अब उसके बाद बात आती है सिंचाई की। तो सिंचाई किस तरह से करनी चाहिए, कितने अंतराल पे करनी चाहिए और उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाए? देखिए, सिंचाई की तो हम बता ही रहे हैं कि सिंचाई जैसे है मौसम के अनुसार की जाती है। इस मौसम में बारिश नहीं होती है, तो इसमें जैसे अभी तापमान थोड़ा उतना नहीं है, तो किसान सिंचाई को नमी के अनुसार लगाएंगे। 8 से 10 दिन के अंतराल पे इसमें आवश्यकता पड़ जाती है, तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर अपना सिंचाई करेंगे। और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो हो सकता है उसका अंतराल घटाना पड़े, तो मौसम के अनुसार ही इसको सिंचाई की जाती है।
तो किसानों को देखना है कि मौसम जैसा रहेगा उसी के अनुसार सिंचाई समय पे करते हैं, जिससे पत्तियां जब से थोड़ा सा हल्का सा दोपहर में रख लेती हैं, मुरझाने जैसे लगे तो समझ लें कि किस सिंचाई की आवश्यकता होने वाली है, तो फसल को सिंचाई करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। साथियों, बात हो रही है भिंडी की उन्नत किस्में, बिजाई और जो भी उसके अंदर कार्य किए जाते हैं, खेती जब उसकी फसल उगाई जाती है भिंडी की, उस दौरान तो सारी बातें आज हो रही हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रमेश कुमार यादव जी, जो कि बता रहे हैं भिंडी के बारे में काफ़ी कुछ। वापस आएंगे, लेकिन एक हमारे किसान मित्र हैं, वो क्या कुछ पहुंचा रहे हैं अपनी बात हम तक, आप तक, आइए सुनते हैं। मैं हिमांशु गंगवार, ग्राम कुइयाधीर, थाना फर्रुखाबाद से प्राकृतिक किसान हूँ और पिछले 16 सालों से हम लोग प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं। पिछले साल नाबार्ड ने हमें एक एसटीओ भी बनवा दिया है, जिसका नाम कुइयाधीर प्राकृतिक कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। हम लोगों ने करीब 750 किसानों को इस एसटीओ के साथ जोड़ा है और नाबार्ड ने लगभग हम लोगों को 15 लाख की ग्रांट भी इस साल हमें दे दी है। अभी हम लोग जैविक गुड़, खांड, गुड़ पाउडर, राब, लिक्विड जैगरी आदि बनाकर लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, अन्य बड़े बड़े शहरों में हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और इसका लाभ हम अपने सभी किसानों को देते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ आलू होता है और आलू की एक देसी वैरायटी है फुलवा, जिसे भारत सरकार ने जीआई टैगिंग भी कर रखी है इस साल, और हम उसका भी पापड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका पापड़ बहुत शानदार होता है, किसानों की आमदनी बढ़े इसीलिए एसपीओ बनाए गए। जो हमारा कायमगंज एरिया है वो गन्ना की अच्छी पैदावार होती है, गन्ना की एक बेल्ट है। इसमें होता था क्या है कि जो पेड़ी वाला गन्ना होता था उसमें किसान को भाव नहीं मिलता था। जैसे वो 200 रुपए का जो कोलू क्रेशर वाले होते थे वो 200-225 रुपए में खरीदते थे। तो इस बार हमने करीब 40-50 किसानों से, अभी तो थोड़ी शुरुआत की है, तो 40-50 किसानों की आमदनी की आय बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। तो लगभग 150 रुपए क्विंटल उनको इस बार लाभ हमने दिया है। इसी तरह हम लोग आलू पे भी सोच रहे हैं कि आलू में उतार चढ़ाव बहुत होता है हमारे यहाँ। पिछली साल आलू बहुत सस्ता रहा, इस साल मार्केट थोड़ा अच्छा दिख रहा है। वो हम सोच रहे हैं कि आलू सुखा के और आलू के पापड़ बनाकर उसकी मार्केटिंग की जाए, जिससे कि किसानों की आमदनी हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे हम गन्ना के साथ मूंगफली करते हैं, एक दली और 2 दली का हम लोग कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो गन्ना 1 दली है तो उसके साथ हम लोग मूंगफली करते हैं, मूंग करते हैं, उड़द करते हैं, लोबिया करते हैं। ऐसे ही मक्का लगाते हैं तो मक्का के साथ भी हम लोग यही करते हैं। गेहूं के साथ हम लोग मेथी बो देते हैं। तो जो 100 फसली का जो चक्र बनता है उससे क्या होता है कि 1 दली और 2 दली का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हमारी खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, हमारा जीवांश बढ़ता है, हमारे लाभदायक बैक्टीरिया बढ़ते हैं। जैसे द्विदलीय फसलों में राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो वेक्टर है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो होते हैं। 1 दलीय फसलों में और तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जब दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारे खेतों में ह्यूमस की मात्रा बढ़ने लगती है। तो ये हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। पिछली साल हम लोगों ने जीवामृत वगैरह बनाते थे, तो इसके साथ हम लोगों ने बायोगैस जोड़ दिया। इससे हमें 2 लाभ हैं। बायोगैस अभी तक गैस के लिए कई उपयोग में होती थी तो किसान उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाता था, लेकिन जब हमने इसको सैलरी के फायदे हम किसानों को बता रहे हैं कि इसकी जो सैलरी है वो ऑर्गेनिक खादों से, अन्य प्राकृतिक खादों से 4 से 5 गुना ज्यादा अच्छी है और इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और एक बार अगर बनवा लिया जाए तो फिर हमारे पास ज्यादा उसमें कुछ करने को भी नहीं है। इस गोबर डालना है, पानी डालना है और हमें अपनी खाद हर 24 घंटे में निकलनी है और रिजल्ट बहुत बढ़िया है। देखिए, जब हम एसपीओ के माध्यम से जब हम लोगों को खेती करते हैं, खेती करवाते हैं, तो हमारे साथ कई डिपार्टमेंट का सहयोग रहता है। कृषि विभाग भी सहयोग करता है, नाबार्ड भी सहयोग करता है। कहते हैं ना कि जब एक लकड़ी संगठन में संघ शक्ति है, तो हम साथ साथ काम करते हैं तो हमें एक प्रेरणा भी मिलती है कि हम लोग, चलो मेरे साथ 50 किसान हैं तो हम और अच्छा कर सकते हैं। एक उत्साह बना रहता है। हम एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं कि आज ये कुछ गड़बड़ है तो इसको कैसे समाधान किया जाए। तो हम लोग सब बैठ के समाधान भी निकाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी सहूलियत हुई, आसानी हुई हम लोगों को एसपीओ बनाने से। तो ये थे हमारे किसान मित्र हिमांशु। साथियों, कार्यक्रम सुन रहे हैं किसान की बात, जिसमें आज बात हो रही भिंडी की उन्नत किस्में, बिजाई के बारे में। डॉक्टर RK यादव जी या रमेश कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे भिंडी की और हम बीज की बात कर रहे थे, किस्मों की बात कर रहे थे, एक और सवाल कि 1 एकड़ में मतलब कितने किलो बीज लग जाता है? क्योंकि इसमें भी कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि 4 किलो या 5 किलो कितना बीज लगाना चाहिए, सही मात्रा क्या है? सही गुणवत्ता का बीज और सही स्रोत से आप प्राप्त करने के बाद उसकी करीब 4 किलोग्राम मात्रा जो है प्रति एकड़ की दर से उपयुक्त होती है। इसमें किसान लगा सकते हैं। और जो बुआई करेंगे किसान, उसको 1-2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि बीज को पहले उसमें पानी से, इसमें क्या होता है कभी कभी नमी बहुत जल्दी उड़ जाती है, तो आप पानी से करीब 8 से 10 घंटे भिगा लेंगे
उसके बाद उसको जब पानी से बीज फूल जाएगा तो 8-10 घंटे बाद उसको निकाल करके किसी जूट के बोरे में या जो सूती कपड़ा होता है उसमें लपेट के रख देंगे, तो 10-12 घंटे में उसमें हल्का सा फुटाव आ जाता है जी। उस समय बीज बड़ा लगाने के लिए उपयुक्त होता है और जमाव काफ़ी अच्छा होता है। नमी भी अगर खेत में कमी भी हो गई तो भी कोई समस्या नहीं आती है और आपके जमाव हो जाने से अच्छा होता है कि आपका जो फसल होगी है बहुत अच्छी होती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि बीज का जमाव बहुत सावधानी से और बहुत हिसाब से करें, ताकि एक एक बीज आजकल बहुत महंगा मिलता है। हाइब्रिड लगाते हैं किसान लगाते हैं, तो हाइब्रिड की तो 3.5 किलोग्राम मात्रा या 3 किलोग्राम मात्रा ही पर्याप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें बढ़वार अच्छी होती है, जमाव ज़्यादा होता है किस्मों की तुलना में। तो इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे आप तो आपका अच्छे से फसल तैयार होगी। जी डॉक्टर साहब, आपने बीज उपचार के बारे में बात की और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि किस तरह से इसको खेत में लगाने का कोई विशेष तरीका होता है, क्या तकनीक इस्तेमाल करनी चाहिए जब हम खेत में अगर बीज लगा रहे हैं? तो जैसे बीज को हमने जमाने के लिए बताया था अभी, बीज उपचार भी इसमें आपने चर्चा की है, तो बीज उपचार भी थोड़ा सा बता दूं कि बीज उपचार रासायनिक तरीके से किया जाता है और जैविक तरीके से भी कर सकता है किसान। तो रासायनिक तरीके में जो एक थीरम दवा होती है उसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज में मिला लिया जाता है, पाउडर के रूप में होती है। उसको लगाने से ठीक पहले, बुआई से ठीक पहले इसको लगा दिया जाता है। इसी तरीके से कोई जैविक खेती करना चाहता है किसान तो ट्राइकोडर्मा होता है, उसके 4 से 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसमें मिला लेता है वो। तो ट्राइकोडर्मा मिलाने से भी उसका बीज उपचार हो जाता है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखेगा। उसके बाद जो लगाने की बात आपने कहा, तो बीज को कोशिश करना है किसान को पंक्तियों में लगाएगा। भिंडी की खेती सामान्यतः पंक्तियों में किसान लगाता है। तो पंक्तियां जैसे इस मौसम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़वार नहीं होती है बारिश की तुलना में, तो किसान 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फीट की दूरी पे अपनी लाइनों को बना सकता है और लाइनों में बीज को लगाएगा और बीज को थोड़ा सा कोशिश करता कि 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पे गिराए और उसके बाद जब जमाव हो जाए तो उसके बाद उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पौधे से पौधे बना लेगा। तो जो ज़्यादा पौधे होते हैं थोड़ा उखाड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है कि बीज जो पौधा है मजबूत होगा, स्वस्थ होगा और अच्छा सा पोषण तत्व पाएगा और उसकी बढ़वार अच्छी होगी। तो उसको थिनिंग कहते हैं। तो थोड़ा सा थिनिंग भी करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारी फसल के लिए, हमारे उत्पादन के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। और जो हमारा जो लाइनें हैं, लाइनों के बीच में क्या जगह होता है, तो शुरुआती दौर में क्या होता है कि किसान चाहेगा तो मशीनों से ही उसमें निराई गुड़ाई भी कर सकता है। जब लाइनों में लगाता है तो भी उसको एक फायदा हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान रखेगा किसान तो उसके फसल में अच्छा उत्पादन होगा, उसकी लागत भी थोड़ी कम आएगी। जी। तो डॉक्टर साहब एक बात और कि अब ये तो बात होगी कि हमने बीज भी लगा दिया, अब बढ़वार होगी, तो ऐसे में कौन कौन से रोग, जैसे पीत रोग का सामना कई बार किसान भाई करते हैं, या और कौन से रोग हैं जिनकी आशंका रहती है? देखिए, रोग बताते हैं। उसके साथ में किसान जब बुआई कर लेता है, जब नमी रहती है, तभी एक हमारी एक दवा होती है पेंडीमिथिलीन, जो अपना जो घास नाशी होती है, जो घासों को रोकती है, जो प्री इमरजेंस घास होती हैं उनको रोकती है। तो उसको तुरंत ही स्प्रे करना है। उसकी करीब 3 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे कर देगा। जमीन पे कर किया जाता है, उससे कि घास नहीं आती है। करीब 1-1.5 महीने तक शुरुआती घास नहीं आती है, हमारा बीज जम जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद हमारा बीज जब ऊपर आ जाता है तो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े भी समस्याएं आती हैं। इस मौसम में क्योंकि बीमारियां उतनी कम आती हैं, तो एक कीड़ा सबसे पहले आता है जो पत्तियों के नीचे होता है, जो उसको लीफ हॉपर बोलते हैं, जैसिड भी बोलते हैं, और छूने से हरे रंग का होता है, हल्का सा हरा पीला रंग का, और टेढ़ा चलता है ना। तो वो किसान की पत्तियों को, छोटे पौधों की पत्तियों को चूस कर सिकुड़ लेती हैं, पत्तियां जल जाती हैं। तो इस कीड़ को अवश्य बचाना है। तो किसान क्या करें कि जमाव के बाद ही कुछ जैसे नीम का तेल है या नीम का अर्क है, इनका भी हर सप्ताह में या 8-10 दिन के अंतराल पे 5% जो होता है अर्क, इसको बना करके स्प्रे करेंगे। उससे भी कीड़े काफ़ी मात्रा में कम आते हैं। इसके बाद एक पीला चिपचिपा गत्ता होता है, उसमें चिपक जाते हैं कीड़े, तो वो भी करीब 20-25 गत्ते प्रति हेक्टेयर की दर से किसान अपने खेत में लगा लेगा, तो उनसे भी बचाव होगा। इसके आवश्यकता पड़ती है तो रासायनिक दवाओं का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो रासायनिक दवाओं में जैसे एसिटामाइप्रिड एक दवा होती है, उसकी करीब आप 1 ग्राम मात्रा को और 3 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। तो 1 या 2 छिड़काव कर सकते हैं। और आवश्यकता पड़ती है तो दूसरी दवाओं को भी बदल के करना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टमिक दवा है। तो इसमें जैसे इमिडाक्लोप्रिड दूसरी दवा है, तो उस दवा के एक ही दवा का बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए। दवाओं को बदलने से क्या है, कीड़ों के जो हमारे दवाओं के प्रति जो है रेजिस्टेंट नहीं बनता है, तो कीड़े उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है।
जी जी डॉक्टर साहब, और अगर शुरुआती दौर में आपने कीड़ों की सावधानी की बात भी बताई, खरपतवार नियंत्रण के बारे में, अगर हम भिंडी की बात करें तो इसमें इसके और क्या अन्य इस्तेमाल हो सकते हैं? क्योंकि एक तो पता है सब्जी के तौर पर हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या किसान अगर खेती कर रहा है इसकी भिंडी की तो क्या कुछ और सोच सकते हैं कि इसके और क्या उपयोग किए जा सकते हैं, किस और काम में लिया जा सकता है इसे? देखिए, भिंडी का बहुत लोग हम नहीं जानते हैं, आप वैसे भी देखते हैं कि शादियों में भी इसका एक फ्राई करके खाया जाता है ना। जी जी जी। तो इसी तरीके भिंडी की पापड़ काफ़ी विकसित है, और उसको किया जाता है, भिंडी का डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद इसको ब्राइन सॉल्यूशन में, जो नमक का सॉल्यूशन बना करके भी उसमें प्रिजर्व कर करके भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से तमाम इसका जो प्रोसेस प्रोडक्ट है। इसके अलावा मैं बताऊँ, इसमें म्यूसिलेज वगैरह होते हैं, आपको चिपचिपा पदार्थ होता है ना, उसका भी देखे होंगे कि बहुत सारे किया जाता है। भिंडी ऐसी चीज़ है, उसके तने से लेकर के तना का गुड़ में डाल करके उसको जगरी को साफ किया जाता है, उसमें गंदगी को साफ किया जाता है, झाग को निकाला जाता है ना। तो इसमें ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी टैबलेट बनती हैं इसकी म्यूसिलेज की। इसके अलावा इसको ब्लड में या उस तरह की चीज़ों का एक्सटेंशन करने के लिए, एल्बुमिन को, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए भी इसमें सीरम, जो ब्लड सीरम है, इसको मात्रा को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भिंडी के बहुत व्यापक स्तर पर, दूसरी देशों में जाएंगे हम देखेंगे, अफ्रीका में इसका बहुत काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे ये भिंडी के इतने सारे फायदे बताए, तो हमारे किसान जो लगा रहे हैं भिंडी, उनको अच्छा उत्पादन मिले, तो एक सवाल, ज़रूरी सवाल ये मैं पूछना चाहूँगा कि जब तुड़ाई करें तो कुछ विशेष ध्यान रखना है, और जब तुड़ाई करके मंडी तक लेके जाएं ताकि किसान को एक अच्छा दाम मिले उत्पादन का, तो उसमें कुछ विशेष सावधानियां हैं तो बताइए। तो तुड़ाई में विशेषकर ध्यान को देना किसान को कि समय पर तुड़ाई करना बहुत जरूरी है। जो भिंडी फूल बनता है जैसे आज, तो 5 से 6 दिन की भिंडी पर्याप्त अच्छी होती है। उससे पहले तुड़ाई करने से क्या होता है कि उसकी उत्पादन घट जाता है, और उससे ज़्यादा दिन में तुड़ाई करेंगे तो रेशे की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसमें सब्जी या उसका गुणवत्ता जो उतनी अच्छी नहीं रह जाती है। तो 5 से 6 दिन का हो, और लगातार तुड़ाई करते रहे, और उसको ग्रेडिंग करके करे, और जो कीड़े मकोड़े या उस तरह से जो ग्रसित फल हैं उनको अलग करके हटा ले, और जमीन में गड्ढा बना के दबा दे, उसे उधर फेंके ना। और तो ग्रेडिंग करने से क्या होता है कि ग्राहक को खरीदने में आसानी रहती है, और उसमें पैकिंग कर ले 1 किलो, आधा किलो, जिस साइज में उसकी रहती है, इस तरह कर करके, और जब छाया रहे, शाम रहे या बहुत सुबह जल्दी करके उसमें फिर तुड़ाई करके धूप में न रखे ज़्यादा, और जल्दी जल्दी मंडी तक पहुंचा दे। जी डॉक्टर साहब, तो ये होता है ना कि गागर में सागर भरना, कि कम समय में डॉक्टर साहब ने इतनी सारी जानकारी दे दी है। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ है डॉक्टर रमेश कुमार यादव जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे आप पूरा इसका फायदा भी उठाएंगे, इस कार्यक्रम से मिली जानकारी का। फिलहाल आज के कार्यक्रम से मुझे आरती को और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। लक्ष्य हमारा